इश्क इंसान को कहां से कहां ले आता है, जैसे शबनम को फांसी के फंदे तक लाया है। आमतौर पर लोगों के प्यार की कहानी जैसी भी हो अच्छी लगती है, लेकिन शबनम की कहानी को जो कोई सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने एक औरत पर सवाल खड़े कर दिए? इस हादसे के बाद हिंदुस्तान का हर माँ बाप अपनी बेटी का नाम शबनम रखने से डरने लगा। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं 13 साल पीछे, जिस रात को शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनों को ही मौत के घाट उतार दिया। 80 जिलों के साथ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश यानी यूपी। राजनीति के साथ साथ यहां अपराध भी चरम पर है, जिसकी समय समय पर झलक देखी जा सकती है। कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो सदियों तक लोगों के जहन में डर और दहशत जिंदा रखते हैं। ऐसी ही कहानी है यूपी के अमरोहा जिले के पढ़े लिखे घर की बेटी शबनम की। बावनखेड़ी गांव में घटी 14 अप्रैल की वो खूनी रात आज तक गांव वालों के जहन में दीमक की तरह घर कर बैठा हुआ है। लोग चाहकर भी शबनम को नहीं भूल पाते, लेकिन शबनम के खूनी बनने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर शबनम कैसी थी। हमारे संवाददाता ने शबनम की चाची फातिमा से जब शबनम के बारे में पूछा तो उनका क्या जवाब था, आप खुद सुनिए। छोटेपन में तो सही थी, पर बड़े होकर बदलाव आ गया उसमें कई साल पहले से। किस तरीके का बदलाव देखा? बेकार ही होता चला गया था, उसको बिगड़ती चली गई थी। गांव की लड़कियों के साथ में रहती थी, हसरत मास्टर की लड़कियों के साथ में, तो इनके बिगाड़ ही होता चला गया उसके साथ में। उस बात के बारे में शौकत अली जी को जानकारी थी कि उनकी बेटी का इस तरीके सबको पता था, वैसे तो घर में तो पता तो हो ही जाता है बेटियों के साथ, बेटी बेटों के बाबने में, लेकिन फिर भी दबाते चले गए वो कि हाँ सही हो जा, सुधर जा सुधर जा। लड़के को भी देखते थे तो पसंद ही ना करती थी किसी लड़के को भी, अगर शादी के साथ में करना चाहते थे तो पसंद ही ना करती थी। पिता शौकत एक कॉलेज में शिक्षित और इज्जतदार लेक्चरर थे। एक भाई MBA और दूसरा इंजीनियर था। खुद इंग्लिश और भूगोल में डबल MA करने वाली शबनम उसके ही गांव के 5वीं पास लड़के सलीम से प्यार कर बैठती है। शबनम और सलीम अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला तो करते हैं, लेकिन शबनम के घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होते भी कैसे? ना तो सलीम पढ़ा लिखा था, ना ही वो शबनम की बिरादरी का था। लिहाजा दोनों समाज के ताने बाने से दूर इश्क फरमाते रहे। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सोचकर भी सहरन उठ जाती है। कहना भी माने था, घर ही सो रहा था, अल्लाह जाने हम पे ये क्या वक्त आना था और ये बला टूटनी थी बुढ़ापे में। जो साहब के ऐसा दिन देखने को मिला, सामना हुआ हमें देखना। ऐसी जिंदगी से तो मरना भी बेहतर था। कहाँ तक रंज झेलें, 13 साल हो गए सद में उठाते मास्टर शौकत साहब अच्छे आदमी थे और हमारे पास उठते बैठते भी थे, तो और लड़के भी बहुत सज्जन थे। लड़के भी दूर से ही सलाम करते थे और आते थे, ना अड्डे पे बैठना है ना कुछ है, अपने पढ़ने से मतलब, काम करने से मतलब, और किसी तरह का वो नहीं था। तो उन्हें देख करके कटे हुए सब थे पड़े थे और उन्हें देख करके हमारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। न जाने कौन सा फितूर और सरक शबनम के सर पर चढ़ा जो उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। मां बनने जा रही शबनम के पागलपन ने एक 11 महीने के मासूम को मौत के कुएं में धकेल दिया। आज एक बार फिर 13 साल बाद उसकी फांसी की मांग की जा रही है। शबनम और सलीम ने लंबी प्लानिंग करके ये कत्ल कर दिया था। हर स्टेप प्लान के साथ किया गया। बात करने के लिए नए मोबाइल और सिम खरीदे थे। नशे की गोलियां भी दूर के कस्बे से खरीदी गई ताकि किसी को शक न हो।
फिर आई 14 अप्रैल की रात। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात गांव में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे, तभी गांव के बाहरी छोर पर बने एक बड़े 2 मंजिला मकान से चीखने की आवाजें आने लगी। हड़बड़ाकर आसपास के लोग उस घर की तरफ दौड़े और जो खौफनाक मंजर वहां देखा वो भुलाए नहीं भूल पाए। सात लाशें पड़ी हुई थी, सबके गले कटे हुए थे। बहता हुआ ताजा इंसानी खून सिहरन पैदा कर रहा था। जो जहां सोया था वहीं मार दिया गया था। इन 7 लाशों के बीच जिंदा बची घर की अकेली बेटी शबनम दहाड़ मारकर रो रही थी। हर रोज की तरह मास्टर शौकत अली इसी जगह पर चारपाई पर सोए हुए थे, जबकि उनका बड़ा बेटा अनीस अपनी पत्नी के साथ एक अलग कमरे में और छोटा बेटा दूसरे कमरे में, जबकि उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी शबनम अपने भांजे के साथ इसी कमरे में सोई हुई थी। लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि यह रात आखिरकार उनकी आखिरी रात होगी। घर में शबनम के अलावा उस रात पिता शौकत, माँ, 2 भाई, एक भाभी, एक मौसी की बेटी और एक 11 महीने का भतीजा मौजूद था। शबनम के दिलो दिमाग में इस कदर खून सवार हो गया था कि अपने भतीजे का गला घोंटते वक्त भी उसके हाथ नहीं कांपे। इस बारे में शबनम की चाची खुद कहती हैं कि शबनम अपने भतीजे से बेहद प्यार करती थी। उसे कोई छू देता था तो उससे झगड़ लेती थी। भतीजे को संग ले जावे थी, संगी लावे थी। अगर कोई छू लेवे था उसे तो उसे कई बार नहलावे थी दिन में। इतना प्यार रखे थे उससे भतीजे। तो 11 महीने का भतीजा था जिसे। शबनम ने बताया था कि उसने डिनर के बाद चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर अपने परिवार को पिला दी थी, जो सलीम लेकर आया था। जब सब लोग बेहोश हो गए तो सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां आया और शबनम की मां अस्मी, पिता शौकत, उसके दोनों भाई, एक भाभी और भतीजे की हत्या कर दी। बस कोई बचा था तो घर का आखिरी सदस्य शबनम के बड़े भाई का बेटा। उस मासूम के चीख चीख कर रोने पर भी शबनम पर कोई असर नहीं पड़ा। शबनम ने पुलिस को बताया था कि बच्चा लगातार रोए जा रहा था और सलीम ने मुझे उसे छूने से रोका था, लेकिन मैं डर गई थी, इसलिए मैंने खुद ही उसका गला घोंट दिया। देर रात ही पड़ोसी के बुलाने पर पुलिस शौकत के घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीवी, उनके 2 बेटों, एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी। सभी लाशें खून से सनी थी। दूसरी तरफ एक ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल की ये कहानी बामनखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर जाना पड़ा। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का प्रेशर था। हादसे की पहली गाज हसनपुर थाने के इंचार्ज पर गिरी। उनकी जगह मामले की तफ्तीश के लिए नए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को बामनखेड़ी बुलाना पड़ा। प्रभारी निरीक्षण हसनपुर को डीआईजी मुरादाबाद रेंज द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। इसके साथ साथ ज्योतिबा फुले नगर की एसपी ने सब इंस्पेक्टर करण सिंह, सिपाही विजयपाल और सिपाही ताहिर रजा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस के पास कोई गवाह नहीं थे। यहां तक कि मौके से सबूत भी मिटा दिए गए थे। खुद राज्य की मुख्यमंत्री मायावती बामनखेड़ी गांव पहुंची और उन्होंने भीड़ से वादा किया कि 24 घंटे में इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
सीएम शबनम को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए घर की तरफ बढ़ रही थीं कि आरपी गुप्ता ने उन तक बात पहुंचाई कि अभी केस में कुछ भी साफ नहीं है, लिहाजा अभी मदद राशि ना सौंपी जाए। ये बात नहीं पता कि मायावती तक ये बात पहुंची कि नहीं, लेकिन मायावती ने शबनम से मुलाकात कर ये ऐलान किया कि जांच पूरी होते ही सरकार पैसा दे देगी। अगले दिन पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। तब तक शबनम और प्रेमी सलीम पकड़े जा चुके थे। घटना के बाद शबनम ने सबको ये बताया। जब ये घटना घटी वो छत पर सोने गई थी। फिर अचानक जब वो नीचे आई तो हर तरफ लाशें दिखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ चोर आए थे और सबको मारकर फरार हो गए। शबनम ने एक चाल ये भी चली कि अपने चचेरे भाइयों पर इल्जाम लगा दिया। शबनम के पिता से जमीनी विवाद चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद मौके पर पहुंचते ही पुलिस ये भांप चुकी थी कि कातिल घर के भीतर ही है। लूट और बदमाशों की भागने की कहानी झूठी लग रही थी, क्योंकि घर से कोई सामान गायब नहीं था। जो गहने महिलाओं ने पहने थे वो भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दवाई मिलने वाली बात सामने आने के बाद पुलिस ने शबनम से पूछा, जब बदमाश गए तो दरवाजा बंद क्यों था? रात में तुम 1 बजे छत से उतरकर क्यों आई? जब घर में इन्वर्टर था, बिजली थी, तब छत पर सोने क्यों गई? छत पर कोई बिस्तर क्यों नहीं था? ऐसे कुछ सवाल थे जो इसके जवाब शबनम के पास नहीं थे। पुलिस सबूत की तलाश में थी कि एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को भरोसेमंद सूचना दी। इसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। नशे की गोलियां भी मिल गई, मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद हो गए। कत्ल में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई। फर्जी पहचान पत्र पर सिम बेचने वाले दुकानदार को भी जेल भेजा गया। बिसरा रिपोर्ट से नशे की गोलियों की पुष्टि हो गई। रोने धोने के दौरान शबनम की तबीयत खराब रहने लगी थी। लगे हाथों उसका भी टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद जब इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया, सलीम लगातार कत्लेआम की जानकारी से मना करता रहा। इंस्पेक्टर गुप्ता ने पुलिसिया तरीका अपनाया, जिसके बाद इस केस में पहली बार कामयाबी मिली। सलीम टूट गया और उसने सारी सच्चाई कबूल ली। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबनम से प्यार करता था और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अब भी कोई हाथ नहीं लगा था। सलीम ने ही पुलिस को पहला सबूत भी दिया। सबूत था वो कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था। वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंका गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। अब गवाह, कहानी और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल यानी सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबनम के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से एक पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि कातिल के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। शबनम इनकार करती है, लेकिन तभी सलीम शबनम को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती है। अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून से सने कपड़े भी पुलिस बरामद कर चुकी थी। सारी सच्चाई आने के बाद जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दोनों को फांसी की सजा देने की बात कही गई। शबनम की दया याचिका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी उसके रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया। उसे फांसी देने के लिए मथुरा महिला कारागार में तैयारी चल रही है, मगर शबनम के प्रेमी सलीम को अपनी दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार है। पिछले 3 साल से सलीम नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। दूसरी तरफ 7 कत्लों की खूनी दास्तान लिखने वाली शबनम के बेटे को मां की फांसी से माफी की उम्मीद है। यही वजह है कि उसने बरेली कारागार में बंद अपनी मां को राष्ट्रपति से माफ करने की भावुक अपील की थी। महीने में 1 बार जाते हैं, मुझे अपने पास गोदी में बिठा लेती हैं, गले भी लगा लेती हैं
और जब भी मैं जाता हूँ मुझे पैसे भी देती है, मैं मना करता हूँ मानती नहीं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दे देती है वो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी मम्मा जी को माफ़ी मिल जाए। इतना ही नहीं, शबनम की दया याचिकाओं में बेटा ही फांसी के बचाव की एकमात्र ढाल है। अब अगर उसकी और सलीम की याचिका खारिज हो जाती है तो इन्हें एक साथ फांसी पर चढ़ाया जाएगा और शबनम आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। अनुश्री मुखर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।